हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12 विषय चित्रकला अध्याय 7 आधुनिक कला व कलाकारों के भाग 2 प्रमुख चित्रकारों को मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें भाग 1 में मैंने कला समूहों को पढ़ा दिया था, तो आप उस वीडियो को भी देख लें, जिससे आपको आधुनिक कला और जितने भी कलाकार हैं उनका आप अच्छे से अध्ययन कर सकें और ये पूरा अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, अब मैं ले चलती हूँ आपको यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की तरफ कि आधुनिक कला में कौन कौन से शुरुआत के प्रमुख चित्रकार थे। तो सबसे पहले हैं भावेश चंद्र सान्याल। विद्यार्थियों, मैंने ये जितने भी चित्रकार हैं उनको, उनके जीवन काल को और उनकी कला के क्षेत्र में योगदान को, उनके प्रमुख चित्रों को मैंने टॉपिक वार आपके लिए इसमें अच्छे से तैयार किया है। आप इसका इसी तरीके से अध्ययन करें और परीक्षा में उत्तर भी इसका इसी पैटर्न में दें। आप पूरे में से पूरे अंक लाने में समर्थ हो पाएंगे। अब मैं ले चलती हूँ आपको भावेश चंद्र सान्याल की जीवनी पे। तो किसी भी कलाकार का वर्णन करते टाइम पे उनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी जीवनी। भावेश चंद्र सान्याल का जन्म 1901 ईस्वी में असम डिब्रूगढ़ में हुआ। इनकी शिक्षा श्री रामपुर कॉलेज में हुई तथा वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़ गए। तो जो शुरुआत के दिन थे भावेश चंद्र सान्याल के, उसके बारे में यहाँ पे मैंने वर्णन किया है कि 1901 में वो असम डिब्रूगढ़ में जन्मे थे। श्री रामपुर कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर गांधी जी का उन दिनों जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें भी वह जुड़ गए और भारत को आज़ाद करवाने में भी उन्होंने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी चित्रकला में रुचि थी, अतः उन्होंने 1923 में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला शिक्षा प्राप्त की। तो सबसे पहले उन्होंने श्री रामपुर कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। चित्रकला में रुचि होने की वजह से उन्होंने 1923 में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला शिक्षा प्राप्त की। फिर 1929 में वे लाहौर के मेयो कॉलेज में 18 वर्षों तक उन्होंने कला शिक्षण करवाया। पहले उन्होंने पढ़ाई की, फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। फिर कला में रुचि होने के कारण उन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो लाहौर चले गए। लाहौर भी उस समय भारत का ही हिस्सा था, हम बात कर रहे हैं 1929 की। तो वो लाहौर चले गए और वह 18 वर्षों तक उन्होंने शिक्षण कार्य करवाया। वहाँ का जो कॉलेज था मेयो कॉलेज, वहाँ पे उन्होंने शिक्षण कार्य करवाया, मतलब वहाँ उन्होंने पढ़ाई करवाई, वो वहाँ शिक्षक थे। फिर हम देखते हैं कि ये जीवनी, शुरुआत की जीवनी के बाद मैं आपको ले चलती हूँ इनका कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। हम जब कलाकार की बात करते हैं, चित्रकार की बात करते हैं, तो कला के क्षेत्र में योगदान सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। तो हम देखेंगे कि 1947 में भारत विभाजन के बाद ये दिल्ली आ गए। पहले ये लाहौर थे। लाहौर में जब भारत पाक विभाजन हुआ तो जो हिस्सा पाकिस्तान में था लाहौर, उसको वो छोड़कर और भारत में दिल्ली आ गए। यहाँ दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। हमने पूर्व के वीडियो में कला समूह के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने शिल्पी चक्र, दिल्ली शिल्पी चक्र की अध्ययन किया था। तो वो उसी दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में जो बीसी सान्याल है उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना की। यह दिल्ली पॉलिटेक्निक में ललित कला संकाय के प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष भी रहे। जो दिल्ली में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था वहाँ पे उन्होंने जो ललित कला डिपार्टमेंट था, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट था, वहाँ पे वो कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे और विभागाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, जापान आदि देशों की यात्राएं एवं प्रदर्शनियां की। बहुत अलग अलग देशों में वो घूमे, उन्होंने वहाँ पे यात्राएं भी की और वहाँ पे अपनी कला की प्रदर्शनियां भी की। सान्याल चित्र व मूर्ति दोनों विधाओं में ही दक्ष थे। चित्र भी बहुत सुंदर बनाते थे और मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर बनाते थे। बीसी सान्याल का एक चित्र यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किया है। ये आपकी पुस्तक का एक चित्र है।
तो हम देखेंगे कि ये चित्र है, इस चित्र का नाम है कांगड़ा की स्त्री। बहुत ही सरल रूप में आधुनिक तरीके से बहुत सुंदर एक चित्र बना हुआ है। ये पीछे हम जैसे इसका बैकग्राउंड देखेंगे, पृष्ठभूमि में देखेंगे, सुंदर यहाँ पे पहाड़ों का अंकन है। जैसा कि कांगड़ा प्रदेश है मध्य, उसमें हिमाचल प्रदेश में आता है, तो हिमाचल प्रदेश का जो प्राकृतिक जो संपदा है उसी को यहाँ पे चित्रित किया गया है। बहुत ही सरल रूप में जल रंगों में यहाँ पे चित्रण किया गया है। यहाँ देखेंगे चमकदार रंग जो ऑरेंज कलर है और पीला रंग है, उसमें उसके वेशभूषा में एक स्त्री का अंकन है और प्रकृति को बहुत ही सुंदर तरीके से सरलतम रूप में बीसी सान्याल ने यहाँ पे प्रकट किया है। फिर हम ले चलेंगे इनके अन्य जो प्रमुख चित्र हैं उनकी तरफ। गोल मार्केट के भिखारी, शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिला, आत्मचित्र और कांगड़ा की स्त्री इत्यादि। विद्यार्थियों, जब बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो इस तरह के बहुत बार प्रश्न आते हैं कि किसी भी कलाकार का नाम लिख सकते हैं। जैसे बीसी सान्याल की बात होगी तो बीसी सान्याल के किन्हीं प्रमुख 2 चित्रों का नाम लिखें, या फिर इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि गोल मार्केट के भिखारी चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। तो आपको प्रत्येक चित्रकार की जीवनी के बारे में, उसकी कला के क्षेत्र में योगदान के बारे में और उनके प्रमुख चित्रों को अच्छे से अलग अलग याद जरूर करना होगा। अब मैं ले चलती हूँ आपको अगले चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे की तरफ। नारायण श्रीधर बेंद्रे जीवनी। NS बेंद्रे का जन्म 1910 में मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ। इन्होंने कलाओं की शिक्षा श्री DD देवलालीकर से प्राप्त की। 1934 ईस्वी में बम्बई से चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। शुरू में जो उनकी कला में जो रुचि थी वो बचपन से ही थी, इसीलिए वहाँ जो मध्य प्रदेश इंदौर में एक चित्रकार थे DD देवलालीकर, उनसे उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की और बाद में वो बम्बई में JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में चले गए और उन्होंने वहाँ से चित्रकला में डिप्लोमा भी किया। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में अध्यापन कार्य करवाया। खुद ने शिक्षा बम्बई से प्राप्त की, फिर उसके बाद वो बड़ौदा चले गए और बड़ौदा में जो MS यूनिवर्सिटी है वहाँ पे चित्रकला का जो संकाय है, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उन्होंने अध्यापन कार्य करवाया, शिक्षण कार्य करवाया। अब हम देखेंगे कि NS बेंद्रे का कला के क्षेत्र में योगदान। इन्होंने कश्मीर में विजिटर्स ब्यूरो में कार्य किया एवं कश्मीर घाटी के अनेक रेखाचित्र बनाए। 1943 ईस्वी में उन्होंने मुंबई में पहली बार कला प्रदर्शनी की, फिर विदेशों में जैसे अमेरिका, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम की यात्राएं की। उन्होंने कला प्रदर्शनियां लगानी शुरू कर दी और उन्होंने अलग अलग देशों की यात्राएं की। फिर देशों की यात्राएं करने का उद्देश्य था कि विदेश के जो कलाकार हैं, पाश्चात्य कलाकार हैं, वो कैसा चित्रण करते हैं, उनकी तकनीक क्या है, किस आधुनिक रूप में वो चित्रण करते हैं, उन सभी का उन्होंने अध्ययन किया। पाश्चात्य कलाकारों के चित्रों का अध्ययन किया। फिर न्यूयॉर्क में ग्राफिक कला सीखी एवं कार्य किया। जो ग्राफिक टेक्निक है, छापा चित्रण है, वो न्यूयॉर्क से उन्होंने सीखी और उसमें भी कार्य किया। अब है इनके चित्रों की विशेषताएं, कि वो कलागत विशेषताएं, वो चित्र किस तरीके से बनाते थे, कैसे रंगों का प्रयोग वो अधिक करते थे और उनके जो ब्रश पकड़ने का तरीका था वो क्या था, उस तरह की जो कलागत विशेषताएं हैं उसको यहाँ पे मैंने टॉपिक बना के आपके लिए तैयार किया है। बेंद्रे ने मुख्य रूप से जल रंग में दृश्य चित्र बनाए। मुख्य रूप से वो लैंडस्केप, सीनरी चित्र ज़्यादा बनाते थे, जिन्हें दृश्य चित्र कहा जाता है। उनकी तुलिका संचालन में रंगांकन विधि में दक्षता अनुकरणीय है। जो ब्रश चलाने का तरीका है उसे कहेंगे तुलिका संचालन, और रंगांकन विधि, रंग जिस तरीके से वो भरते थे वो एक विशेष प्रकार में, विशेष उनमें गुण था और बहुत ही सिद्धहस्त थे वो, बहुत जल्दी से रंग भरने में। तो उनकी जो रंगांकन विधि है और तुलिका संचालन है वो वास्तव में अनुकरणीय है। मतलब हम भी उनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने चित्र बनाए थे। उनके जब हम चित्रों को देखेंगे तो एक विशेष प्रकार की गुण उनके रंगांकन और तुलिका संचालन में हमें दिखाई देगा। चित्रों में मानव आकृतियों की मुद्रा व भाव भंगिमा अत्यंत सहज है। उन्होंने आधुनिक रूप में
मतलब आधुनिक कला के चित्र अवश्य बनाए, परंतु उनके जो भाव भंगिमाएँ थी, मानव आकृतियों के जो चेहरे की भाव था और हाथों पैरों की जो मुद्राएं थी, वो इतनी सहज है कि वो आधुनिक होते हुए भी भारतीयता के गुण उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख चित्र। एन एस बेंद्रे के प्रमुख चित्रों में है श्रृंगार, सूर्यमुखी, फूल बेचने वाली। इस तरीके से उनके चित्र हैं। और चित्रों के बाद हम देखेंगे कि प्रमुख एक चित्र है उनका फूल बेचने वाली। तो इस चित्र में बेंद्रे ने अत्यंत आकर्षक चमकदार रंगों में स्त्रियों का अंकन किया है। अब हम देखेंगे फूल बेचने वाली। जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि यहाँ की जो मानव आकृतियाँ हैं, उनका जो भाव भंगिमाएँ हैं वो बहुत ही सहज है, भारतीय है। आधुनिक रूप में चित्रण किया गया है, परंतु भारतीयता के गुण इनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 3 स्त्रियों का यहाँ पे अंकन किया गया है। बहुत ही सरल रूप में, वास्तविक भारतीयता रूप में ये स्त्रियाँ बैठी है। यहाँ सामने इनके फूलों की टोकरियाँ हैं, इसमें गुलाबी रंग के कमल के फूल रखे हुए हैं। जैसे ये बेचने के बाद एक जगह विश्राम करके थक के बैठ गई है और आपस में बातें कर रही है। इस तरह का एक सुंदर चित्र इन्होंने बनाया फूल बेचने वाली का। इस चित्र में बेंद्रे ने अत्यंत आकर्षक चमकदार रंगों से में स्त्रियों का अंकन किया है। इस चित्र में 3 स्त्रियों को बैठे हुए तथा आपस में बातचीत करते हुए चित्रित किया गया है। स्त्रियों के सामने कमल के फूलों की टोकरियां पड़ी है। यह चित्र भाव भंगिमाओं की दृष्टि से श्रेष्ठ चित्र है। इस तरीके से एन.एस. बेंद्रे के बाद अन्य जो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, जिनका नाम है के हेब्बार। के हेब्बार को अब हम आधुनिक कलाकार के रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे। इनकी जीवनी। कांटीगेरी कृष्ण हेब्बार का जन्म 1912 में दक्षिण में कांटीगेरी नामक स्थान पे हुआ था। जो के हेब्बार है, इनका नाम है कांटीगेरी कृष्ण हेब्बार और 1912 में दक्षिण भारत कर्नाटक में एक स्थान है कांटीगेरी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अपना जो गांव का नाम था वो पहले अपने नाम से पहले लगाते थे, इसलिए उनका नाम कांटीगेरी कृष्ण हेब्बार है। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम के हेब्बार भी कहते हैं। बाल्यकाल से ही कला के प्रति विशेष अनुराग रहा। बचपन में भी उन्होंने चमकीले रंगों से गांव के उत्सव मेलों को चित्रित किया। बचपन से ही उनकी कला के प्रति बहुत रुचि थी, इसीलिए उन्होंने गांव के जो मेले थे, त्योहार थे, उनको वो चित्र बनाते थे और उसमें रंग भरते थे और बहुत ही सुंदर रंगों का, चमकीले चटक रंगों का प्रयोग उन्होंने किया। कला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। शुरुआत में वो गांव के चित्र अपने आप ही बनाते थे। कला के प्रति रुचि देखकर उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में अपना एडमिशन लिया और वहां से कला की शिक्षा प्राप्त की। अब हम आगे बढ़ेंगे। कला के क्षेत्र में योगदान। हेब्बार ने यूरोप की यात्रा की एवं पाश्चात्य आधुनिक कला से प्रभावित होकर भारतीय कला को नए रूप में चित्रित किया। अब जो हेब्बार है, उन्होंने भी पाश्चात्य जो कलाकार थे उनका अध्ययन किया, उनकी कला को समझा और वो यूरोप गए, यूरोप की यात्राएं की और उसके बाद उन्होंने पाश्चात्य जो कलाकार थे उनसे प्रभावित होकर भारतीय कला को नए रूप में चित्रित किया। उससे पहले का जो समय था उसमें मुख्य रूप से बंगाल शैली की शुरुआत हो रही थी। बंगाल शैली के कलाकारों ने चित्रण किया था, परंतु जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि एक ही जैसी कला करते करते, चित्र बनाते बनाते कलाकार थोड़ा ऊबने लगे थे। इसीलिए उन्होंने आधुनिक कला की तरफ अपना रुख किया और वो आधुनिक कलाकारों को, जो पाश्चात्य जो कलाकार थे, यूरोपियन कलाकार थे, यूरोप की यात्राएं करके उन्होंने वहाँ का अध्ययन किया और भारतीय कला में भी आधुनिक कला का समावेश किया। हेब्बार को लगातार 3 वर्षों तक 1956 से 1958 तक ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इतने सुंदर चित्र बनाने लग गए थे और उनकी कला की इतनी प्रशंसाएं होने लग गई थी कि उनको ललित कला अकादमी की तरफ से लगातार 3 वर्षों तक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता रहा। 1976 में ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य बने। 1989 में भारत सरकार से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक कलाकार को पद्म विभूषण मिलना अपने आप में ही उनकी कला के क्षेत्र में योगदान को वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है।
अब हम देखेंगे के हेब्बार के प्रमुख चित्र। मुर्गों की लड़ाई, पनघट, साधु, हाट बाजार आदि ऐसे अनेक चित्र उन्होंने बनाए। जो महत्वपूर्ण चित्र हैं उन चित्रों को यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है, आप इनको जरूर याद रखें। प्रश्न ऐसा भी आता है कि के हेब्बार के किन्हीं 2 चित्रों के नाम लिखें, या फिर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि मुर्गों की लड़ाई चित्र के कलाकार कौन हैं। तो आपको दोनों तरीके से इनको याद रखना है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख चित्र बनाए। अब इनके जो चित्र थे मुख्य रूप से ये है मुंबई में रहते हुए भी गांव के दृश्य बनाते थे। शहर के सुदूर कोनों को चित्रों के विषय के रूप में चुना। मतलब ये मुंबई में रहते थे, मुंबई में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की और विदेश में जाके इन्होंने पाश्चात्य कलाकारों का अध्ययन किया। उसके बावजूद भी उनकी जो कला के जो मुख्य मूल जो विषय थे वो गांव के दृश्य थे। शहर के भी सुदूर कोने, शहर की भीड़ भाड़ को और शहर की चकाचौंध को उन्होंने चित्रों के रूप में, विषय के रूप में चित्रों में प्रयोग नहीं किया, बल्कि वो शहर के भी दूर के कोनों को, बहुत ही ग्रामीण जो परिवेश जिस तरह के थोड़े नीचे तबके के लोग बाग जो कार्य करते हैं उसी तरह के कार्यों को यहाँ उन्होंने अपने चित्रों के विषय के रूप में चुना। जैसे मजदूर, मछुआरे, फल बेचने वाले आदि कई चित्र बनाए। अब मैं आपको ले चलती हूँ, एक महत्वपूर्ण चित्र है इनका, उसका नाम है मुर्गों की लड़ाई। सबसे पहले मैं आप चित्र को अच्छे से दिखाऊंगी। मुर्गों की लड़ाई चित्र के अंतर्गत 2 मुर्गे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। इनके जब जिन पंखों का इनका जो शेप देखेंगे और तो देखेंगे कि किस तरीके से क्रोधित भाव में आपस में एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर होते दिखाई दे रहे हैं। ये जो बड़ा मुर्गा है इसने इस मुर्गे को घायल कर दिया है। इसके यहाँ से ये रक्त बह रहा है, इसके पंख भी टूटे यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। और फिर जब हम देखेंगे कि इसमें पीछे की तरफ हमें मानव आकृतियाँ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ा चित्र धुंधला है, परंतु जब आप इसको पुस्तक में देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे पीछे की तरफ कुछ मानव आकृतियाँ हैं जो लोग उकड़ू बैठ के इस मुर्गे की लड़ाई को देखते हुए और उत्साहित होते हुए यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। अब मैं ले चलती हूँ इस चित्र की वर्णन की तरफ। इस चित्र में हेब्बार ने नवीन प्रयोगवादी शैली को प्रस्तुत किया है। इस चित्र के माध्यम से मानव समाज की स्थिति को व्यंग्य रूप में प्रकट किया है। मतलब मानव की जो स्थिति है, अभी वर्तमान का जो मानव है उसकी स्थिति को, समाज में जो जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे कि कैसे व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किया है। चित्र में 2 मुर्गों को लड़ते हुए दर्शाया है। एक मुर्गे ने दूसरे मुर्गे को घायल कर दिया है। घायल मुर्गे के शरीर से रक्त बह रहा है, जैसा कि अभी हमने चित्र में इसको समझा, देखा, और उसके पंख भी टूट गए हैं। यह सब देखकर पीछे बैठे लोग उत्साहित होकर आनंद उठा रहे हैं। ये जो 2 मुर्गे हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक के पंख टूट गए, रक्त बह रहा है, उसके बावजूद भी जो पीछे बैठे लोग हैं उनके मन में दया का भाव नहीं होकर वो उत्साहित हैं और आनंद उठा रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से कलाकार ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि वर्तमान में मानव समाज दूसरों को लड़ाकर और क्षति पहुंचाकर खुद तमाशा देखते हुए आनंद लेता है। हम समझेंगे कि किस तरीके से आज का मानव, हमारा समाज इस तरीके से हो गया है कि वो दूसरों को लड़ाकर, दूसरों को क्षति पहुंचाकर और खुद आनंद लेता है और तमाशा देखता है। यह कितने दुख की बात है। चित्र में पृष्ठभूमि में चित्रित मनुष्यों के समूह को गहरे रंग रेखाओं से अंकित कर दिया गया है। इस तरीके से हम देखेंगे कि पीछे का जो पृष्ठभूमि में जो मनुष्यों को यहाँ पे बनाया है वो गहरे रंगों से बनाया है और उनको, उन मुर्गों को लड़ते हुए, उन्हें आपस में लड़ाकर और उन्हें क्षति पहुँचाकर वो किस तरीके से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से मैंने 3 चित्रकारों को इस भाग 2 के अंतर्गत आपको समझा दिया है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है ड्राइंग थ्योरी RBSC, वो आपको अगले वीडियो में भाग 3 के अंतर्गत इस अध्याय के जो अन्य चित्रकार हैं उनको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।